हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, सीखेंगे क्या है सेल डिवीजन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सेल डिवीजन क्या है। तो सेल डिवीजन इज द फंडामेंटल प्रोसेस वेयर अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। बोलने का मतलब ये है कि सेल डिवीजन एक ऐसा फंडामेंटल प्रोसेस है। फंडामेंटल के बारे में होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो गया, चाहे वो एनिमल हो गया, चाहे वो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सिंपल ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में ये चीज होती है। इस वजह से इसको बोला जाता है कि ये है एक फंडामेंटल प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, एक पेरेंट सेल, जो कि एक्चुअली में पेरेंट सेल का मतलब होता है कि जो एक्चुअली में डिवाइड करने के लिए रेडी हो, वो सेल 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड क्यों होता है? ताकि वो अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डॉटर सेल्स को क्या कर सके, शेयर कर सके। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो वो है हम लोग। ठीक है, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने भी अपने सेल को क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा। उन्होंने जब अपने सेल को डिवाइड किया तभी जाके हमारे अंदर, हमारे सेल में उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना। तो ये फंडामेंटल प्रोसेस है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है जो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। इसका नीड क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले ग्रोथ। किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने के वजह से सेल का डिवाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो ग्रोथ नहीं होगा तो सेल कैसे डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल एक क्या है, एक सेल है। हमें बेसिक चीजें पता है कि सेल में होती है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं सेल में। ठीक है, अब पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाने के लिए ये सारी की सारी चीजें जो ऑर्गेनेली हैं डॉटर सेल में जाएगी, तो ये जो सेल है वो बढ़ेगा, उसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, तभी जाके ना वो डॉटर सेल में जाएगा। इस वजह से सेल डिवीजन जो होता है, ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है वो ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सेल को डिवाइड होने के लिए ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ करेगा सेल डिवीजन की वजह से। ठीक है, सेल डिवाइड कर करके ग्रोथ करेगा। हमें पता है एक सेल से बनेगा 2 सेल, 2 से बनेगा 4 सेल, 4 से बनेगा 8 सेल, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेल मास में बढ़ रहा है, इस वजह से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। इस वजह से सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है, अब एक सेल है, एक सेल 1 सेल से 2 सेल स्टेज में जाएगा, 2 सेल से 3 सेल स्टेज में जाएगा, तो वो जैसे जैसे डिवाइड करेगा, ठीक है, रिपेयर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेल में अगर डैमेज हो गया, ये अपना 2 कॉपी बनाया होगा, तभी ना जाके अगर इसमें कोई डैमेज हो जाता है तो भी इट्स ओके, या फिर अगर इसमें कोई डैमेज हो जाता है तब भी ये तो काम करेगा। इस वजह से सेल डिवीजन में रिपेयर मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा आता है रिप्रोडक्शन। सेल क्यों डिवाइड कर रहा है? सेल इसलिए डिवाइड कर रहा है क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर सके। बेसिक चीजें हैं जैसे कि मियोसिस हो गया। ठीक है, जो सेक्स सेल्स होते हैं, जो टेस्टिस हो गया, जो ओवरी हो गया, वो ममा से चाइल्ड में कैसे जाएगा, वो पापा से चाइल्ड में कैसे जाएगा, रिप्रोड्यूस करके, डिवीजन करके जाएगा। ठीक है, तो सेल जितनी बार डिवाइड करेगा उतनी बार वो केपेबल होगा रिप्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उसके सेक्स सेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एज इट इज अपने डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? डिवीजन की वजह से हो रहा है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा जो डीएनए है, ममा से आया है, पापा से आया है, कैसे आया है, डिवाइड किया तभी तो आया ना। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जो है वो सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है।
सेल डिवीजन दो टाइप्स के होते हैं, पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस में कुछ नहीं होता है, माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ एक सेल दो सेल में डिवाइड करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, एक सेल जो है वो डिवाइड तो करेगा लेकिन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिवाइड करेगा, दो बार वो डिवाइड करेगा। एक सेल दो बार डिवाइड किया, फिर वो जो डिवीजन किया वो अगेन 4 बार डिवाइड करेगा। इसको हम आगे जाके देखेंगे। इस वजह से इसको हाफ डिवीजन या फिर रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि मियोसिस जो होता है वो सेक्स सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए मियोसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस देखेंगे कि माइटोसिस में एक्चुअली में किस तरीके से डिवीजन हो रहा है। तो माइटोसिस में सेल साइकिल चलता है, जैसे कि G0 फेज है, G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है और लास्ट में डिवाइड। ये जो फेज है ना, यही सिर्फ डिवाइड कर रहा है, जिसको बोलेंगे M फेज, माइटोसिस फेज। रेस्ट ये जितनी भी चीजें हैं ये सेल साइकिल है। मतलब हर एक सेल, बॉडी का हर एक सेल को इन्हीं स्टेजेस से होते हुए यहां तक पहुंचना होता है। तो सबसे पहले G0 सेल एक ऐसा सेल का स्टेज होता है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे, वो पड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर जो डीएनए है वो 2N होता है और 2C होता है। 2N क्यों है? क्योंकि एक क्रोमोसोम मम्मा से आया होगा और एक पापा से आया होगा, इस वजह से 2N, क्योंकि इसको डिप्लॉयड मेंटेन करना पड़ेगा। और 2C क्यों है? क्योंकि ये डीएनए के कंटेंट को बताता है, कितना डीएनए है, डीएनए का कंटेंट क्या है। ऑब्वियसली 2 ही डीएनए होगा, क्योंकि एक मम्मा से आया होगा और एक पापा से आया होगा, इस वजह से ना। तो G0 में कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, जैसे ही G1 फेज में सेल पहुंचता है, वैसे क्या होता है, यहाँ पर जो 2N है और जो 2C है वो एज इट इज होगा। 2N मतलब वही, एक मम्मा से आएगा एक पापा से आएगा, डिप्लॉयड ही मेंटेन है, इस वजह से 2N है। और 2C क्योंकि डीएनए कंटेंट में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस एस फेज में आता है, जिसको हम बोलेंगे सिंथेसिस फेज। नाम से ही पता चल रहा है, एस का मतलब है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। हमेशा डीएनए या फिर सेल को डिवाइड होने से पहले रेप्लिकेट होना पड़ता है। रेप्लिकेट क्यों होगा? क्योंकि अगर रेप्लिकेट नहीं होगा तो वो आगे चल के अपना जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से ट्रांसफर करेगा, इस वजह से उसको रेप्लिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज होती है एस फेज में। अब एस फेज में एक चेंजेस आता है। 2N तो एज इट इज होगा, क्योंकि एक मम्मा से आ रहा है और एक पापा से आ रहा है। लेकिन जो 2C है वो 4C में कन्वर्ट हो जाएगा। 2C 4C में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल डीएनए था वो रेप्लिकेट करेगा। अब जैसे ही सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो डीएनए डबल हो जाएगा ना, इस वजह से 2C का 4C हो जाता है। ठीक है। G2 में कुछ चेंजेस नहीं होगा। S का जो S फेज में था वो एज इट इज होगा, तो यहां पर 2N और 4C होगा। ओके, तो माइटोसिस का फर्स्ट पार्ट होता है या फिर फर्स्ट स्टेज होता है प्रोफेज। प्रोफेज जो है इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि जो डीएनए है उसका कंडेंसेशन होता है। ठीक है, उसका क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। इसके अलावा सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ये सारी की सारी चीजें डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसका जो मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, नहीं दिखता है, वो हट जाता है, ताकि यहाँ पर जो डीएनए है या फिर जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसका क्या हो सके, कंडेंसेशन हो सके। फर्दर क्या होता है, प्रो मेटाफेज एक ऐसा फेज है जहां पर मेटाफेज से पहले का स्टेज को हम बोलेंगे प्रो मेटाफेज। यहां पर क्या होता है, हम देख सकते हैं कि यहां पर क्रोमोसोम जो है वो फर्दर कंडेंसेशन हो चुका है, कंडेंस्ड हो चुका है क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल्स से अटैच होता है। ये होता है हमारा माइक्रोट्यूबुल्स। क्यों अटैचमेंट स्टार्ट होता है, ताकि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये रेडी होते हैं इक्वेटर में आने के लिए। तो जब भी क्रोमोसोम इक्वेटर में आने के लिए रेडी होंगे उसी स्टेज को हम बोलेंगे प्रोमेटाफेज। ठीक है। थर्ड आता है मेटाफेज। मेटाफेज में प्रॉपरली जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर में अलाइंड होते हैं। मेटाफेज का ये खासियत है। प्लस जब भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें प्रॉपरली सीन जो दिखता है क्रोमोसोम वो मेटाफेज में दिखता है, क्योंकि लिए इक्वेटर में होते हैं मेटाफेज में। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि खींचने वाले हैं फर्दर क्रोमोसोम को। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है स्पिंडल पोल्स। इसी पोल्स से माइक्रोट्यूबुल्स काइनेटोकोर मतलब यहाँ पर अटैचमेंट शो करेंगे फर्दर आगे जाके। बट मेटाफेज में यहाँ पर अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम का इक्वेटर में सीधा। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेज माइटोसिस का, जिसको हम बोलेंगे क्या, एनाफेज। जिसको हम बोलेंगे एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्रोमोसोम है तो ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलेंगे हम सेंट्रोमियर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। तो एनाफेज में ये वाला जो सेंट्रोमियर होता है इसकी स्प्लिटिंग होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, तो इसकी स्प्लिटिंग होगी एनाफेज में। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, जो क्रोमोसोम यहाँ पर है वो ऑपोजिट साइड में मूव होना स्टार्ट करते हैं। ऑपोजिट साइड में मतलब क्रोमोसोम की यहाँ पे सेपरेशन होती है ना। ये क्रोमोसोम है इस तरीके से और इसकी सेपरेशन, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इसकी सेपरेशन होगी एनाफेज में। देन टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में एक्चुअली यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो अल्टीमेटली ऑपोजिट पोल्स में मूव कर चुके होते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर एक सेपरेशन हो चुका है ऑलरेडी, हम देख सकते हैं, इस वजह से टीलोफेज में ना जितने भी न्यूक्लियर एनवेलप्स थे, ठीक है, जो भी ऑर्गेनेलीज थे जैसे कि ईआर हो गया, गोल्जी हो गया, ये सभी चीजों का अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है टीलोफेज में और ये रेडी होता है फर्दर साइटोकाइनेसिस करने के लिए। ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, क्या पढ़ा हमने कि टीलोफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑपोजिट साइड में मूव करेंगे। ठीक है। क्रोमोसोम यहाँ पर कंडेंस्ड होएगा, प्लस यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो रीअसेंबल्ड हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट स्टेज आता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में एक्चुअली जो साइटोप्लाज्म है उसका होता है डिवीजन। यहाँ पर सेल बन चुका है, इस तरीके से ये सेल बनेगा, इस तरीके से। इसके बाद यहां से क्या होगा, इसके डिवीजन होगा। फिलहाल तो ये टीलोफेज में नहीं होगा, टीलोफेज में सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन होगा और साइटोकाइनेसिस में एक्चुअली इसका डिवीजन होता है। इस वजह से इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। इसी को हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस को करने के लिए ना यहाँ पर क्या होता है, कुछ रिंग की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि फरो बनता है, गड्ढा बनता है, क्लीवेज फरो होगा, जिसके वजह से दो सेल्स अल्टीमेटली डिवाइड होंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से एक सेल अल्टीमेटली दो सेल में डिवाइड करेंगे। इसी को बोलेंगे पेरेंट सेल से लेके डॉटर सेल्स में डिवाइड होना। ठीक है। इसके बाद फर्दर वही दो सेल्स जो होते हैं वो आगे चल के और दो सेल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से सेल डिवीजन होता है और ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम बोलेंगे माइटोसिस। इसको हम बोलेंगे माइटोसिस। तो आगे चल के हम मियोसिस के बारे में देखेंगे। आई होप ये बेसिक चीज आपको क्लियर हुई होगी।